तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड में है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट 10 साल के इसके सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, विजुअलाइज करना होता है इसमें चीजों को। तो उसी क्रम में हम लोग बाकी 9 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 10वां क्वेश्चन आज हमें करना है। तो 10वें क्वेश्चन में बेटा ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ इंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ। ये हमने देखा था कि बच्चों जब परपेंडिकुलर पाथ में मोशन होता है तो सर क्या क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से क्विक रिकैप फॉर्मूले का, क्विक रिकैप फॉर्मूले का। चलो कार्तिक, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बच्चों, ये कल मैंने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इस तरफ v वेलोसिटी से चार्ज, यहां से चार्ज को फेंका गया, v वेलोसिटी से चार्ज को, इसके मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, v वेलोसिटी से चार्ज फेंका गया, फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा? v क्रॉस v। तो सर्कल ऐसे बनेगा, और ऐसे बनेगा तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा? r इज इक्वल्स टू क्या क्या फॉर्मूला बताया? mv अपॉन qb। यही फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा? p अपॉन qb। यही फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट 2m ke अपॉन qb। यही फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2m qv अपॉन qv। इसी, ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले थे, ठीक है। v यहाँ पे कैपिटल V क्या था? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। फिर बेटा इसके बाद टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई m अपॉन qb। और तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा? qb अपॉन 2 पाई m, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये क्वेश्चन, ये वाला सेगमेंट हमने लास्ट में करा था। ये सब फॉर्मूले बेटा इनको आपको याद रखना है। मेन फॉर्मूला mv इक्वल टू qb है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने याद करने को बताई थी वो क्या थी कि याद रखो fm इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। उसी से सारे फॉर्मूले निकलते हैं। और fm को क्या लिख दिया था? qvb इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। यहीं से r निकला था और बाकी सारे फॉर्मूले निकले थे। समझ में आया? तो अब हम डायरेक्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। तो जितने लोग को अगर फॉर्मूला नहीं पता है बेटा, बस फॉर्मूला देखते जाना, करते जाना, ठीक है। क्वेश्चन पे आता हूं। तो बच्चों इसमें पहला ही क्वेश्चन ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी बताइए। तो पहले आप देखिए फ्रीक्वेंसी का आपके पास फॉर्मूला क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी का आपके पास फॉर्मूला है QB अपॉन 2 पाई m। बोला करो, इसे याद हो जाएगा बच्चों, QB अपॉन 2 पाई m। ये फॉर्मूला है, तो सोचो, ठीक है ना। अगर B सेम है तो कौन ज्यादा डेविएट करेगा? इसके लिए आपको Q बाई M का रेशियो निकालना पड़ेगा इंटू बी अपॉन 2 पाई। तो किसका Q बाई M का रेशियो कम आएगा या ज्यादा आएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा। चार्ज बाई मास रेशियो किसका ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? ये आपको निकालना पड़ेगा। तो किसका ज्यादा होता है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन? देख लो, प्रोटॉन का कितना होगा? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 ये चार्ज होता है। मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27। तो इसका रेशियो कितना आएगा? लगभग किसके बराबर आएगा बेटा? 10 रेज टू पावर 6 के या 8 के बराबर? 8 के बराबर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। चार्ज उतना ही रहता है। मास कितना रहता है? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ई बाई एम। माइनस कैरेट तो उल्टा घूमेगा बच्चों। किसका वैल्यू ज्यादा होगा? तो ऊपर ये करोगे माइनस कितने का होगा? 12 होगा ना। ऊपर 10 रेज 1.6 बाई 9 इंटू 10 रेज टू पावर 12। कौन ज्यादा होगा? किसका ई बाई एम ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का। देख लो, किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का। गलती मत करना ये,
चार्ज बाई मास रेशियो किसका ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया? इसलिए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? सोच समझ के क्वेश्चन पूछा था उसने। तो बच्चों प्रोटॉन तुक्का मार के चले जाते हैं, लेकिन धोखा है, धोखा इधर। अरे मास कम होता है ना प्रोटॉन का, बहुत ज्यादा कम होता है। चार्ज वही होता है लेकिन मास प्रोटॉन का बहुत ज्यादा कम होता है। वैसे देख लो, क्यों दोनों का सेम होता है, किसका एम कम होता है? क्यों दोनों का सेम होता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। जिसका एम कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। एम किसका कम होता है? इलेक्ट्रॉन का। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। ऐसे भी समझ सकते थे। 15 नंबर भी करना है, चलो बेटा करो, प्रैक्टिस करो। सब क्वेश्चन जानबूझ के करा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। 15 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चों कुछ चैप्टर है उसके 10 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जैसे इलेक्ट्रो 1 इलेक्ट्रो 2, जैसे मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसके 10 साल के करो प्रैक्टिस। क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता जल्दी, उसका कॉन्सेप्ट बचता नहीं है। ठीक है ना, जल्दी उसमें वेरिएशन ज्यादा है, बाकी इसलिए परेशान नहीं हो। चलो अब इसका आंसर बताओ कोई, क्या होगा? कोई आइडिया नहीं? कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों? 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 मतलब इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये पूछा है ना भाई। यही बता रहे हैं कि इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो लॉजिक दो, डिक्रीज करेगा तो लॉजिक दो। सब में लॉजिक ही तो देना है, लॉजिक का ही तो नंबर है। तो सेम है तो भाई मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है। सिचुएशन समझ रहे हो? फील हो पा रहा है तुम्हें? फील कर पा रहे हो कि चीजें क्या चल रही है? चीजें बोल रहा है बेटा कि ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल है, ये इसमें एंट्री ले रहा है 90 डिग्री पे। तो एक चार्ज पार्टिकल v के वेलोसिटी से ऐसे एंट्री ले रहा है इसके अंदर। तो एंट्री लेगा तो कुछ इसका पाथ बनेगा, तो जैसे ही यहां पहुंचेगा इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है देख लो, Q इंटू वी क्रॉस बी। बेटा Q क्या है? चार्ज है, V क्या है? वेलोसिटी है, और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो जिधर V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स लगेगा। तो बेटा V इधर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B किधर आएगा? ऊपर। तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, लगेगा ना। तो जब ये लगेगा तो ये पार्टिकल ऐसे करके निकलेगा, मतलब यहां से एंट्री किया तो ऐसे बाहर निकलेगा। ठीक है ना, निकल भी सकता है, अगर ये रीजन बड़ा हो तो घूम भी सकता है फिर आगे जाके। ठीक है ना, मतलब अगर ये बड़ा रीजन हो तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जाके फिर ऐसे वापस भी आ जाए। नहीं, सर्कल नहीं बना सकता, सर्कल नहीं बना सकता, सर्कल नहीं बना सकता। कल वाला डायग्राम याद करना पड़ेगा तुम्हें, कि अगर यहाँ पे ऐसे फेंके हो वेलोसिटी को तो ऐसे बनता था ना, सर्कल बनने के लिए ऐसे होता था ना। तो अगर यहां से फेंकोगे तो यहाँ पे ऐसे ही निकलेगा। सर्कल बनने के लिए इधर भी फील्ड होना चाहिए, सर्कल तो नहीं बनेगा।
ये बात याद रखना, सर्कल नहीं बनेगा। सर्कल क्यों नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना? यहाँ पे अगर ऐसे डायग्राम याद रखो, ऐसे अगर फेंकोगे तो ऐसे करके ड्राइंग बनता था, ऐसे ड्राइंग बनता था ना। तो अगर यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ तक बनेगा, इसके बाद तो घुमाएगा ही नहीं, कौन घुमाएगा उसको नीचे? तो ऐसे करके वो निकल जाएगा वापस। या तो अगर ये रीजन छोटा होगा तो ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। वो तो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे डिपेंड करेगा और इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो ये सिनारियो है, ठीक है ना? तो बच्चों इसका जब एंट्री ले रहा था तो काइनेटिक एनर्जी कितना था? काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर। जब ये एंट्री कर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर है। अब क्वेश्चन है कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा कि नहीं, यही तो क्वेश्चन है कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा कि नहीं। तो बच्चों देखो, मैंने ये बताया था क्या आपको कि जब ये सर्कल घूम रहा है तो इसका वी बढ़ते जाता है, ऐसे नहीं बताया था ना? बोला सर्कल घूमता है तो वी क्या रहता है, सेम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। अब दूसरा लॉजिक समझो, मैंने कल बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स इज ए पावरलेस फोर्स। पावरलेस फोर्स, तो पावरलेस का मतलब क्या है, वो एनर्जी को कभी चेंज नहीं कर सकती। वो क्या चेंज कर सकती है, डायरेक्शन। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन का क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से जो जो चीज बदलता होगा वो चीज वो बदल देगी। जैसे डायरेक्शन से क्या बदलता है, वेलोसिटी। डायरेक्शन से क्या बदलता है, एक्सेलरेशन। डायरेक्शन से क्या बदलता है, फोर्स। डायरेक्शन से क्या बदलता है, मोमेंटम। सब चेंज हो जाएगा। स्पीड डायरेक्शन से नहीं बदलता है, सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शन से नहीं बदलता है, सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? जो जो चीज डायरेक्शन से बदलता है उसको ये बदल देगा, लेकिन बच्चों जो जो चीज डायरेक्शन से नहीं बदलता है उसको ये नहीं बदलेगा। आप लोग को आ रहा है समझ में ना जो मैं बता रहा हूँ? उत्सव ठीक है बेटा, ऑडिबल हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो इधर क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं बच्चों इसमें ना? तो इसमें रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज ए पावरलेस फोर्स। और बच्चों रीजन पावरलेस क्यों है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। और बच्चों हमें पता है कि एफ और वी हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्योंकि वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में एफ होता है और वी क्रॉस बी हमेशा वी के परपेंडिकुलर होता है। तो ये पावर कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए वो एनर्जी को कभी चेंज नहीं कर सकता मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक नई बात सीखने को मिली बच्चों। अब ये पकड़ के रखो इस चीज को, इस चीज को पकड़ के रखोगे, एनर्जी नहीं बदलेगी। डायरेक्शन से जो भी चीज संबंधित होगा वो बदल जाएगा, एनर्जी नहीं बदलेगा, ठीक है ना बच्चों? चलो अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। भले थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन ये एक दिमाग खराब करने वाला चैप्टर है तो इसको अच्छे से कर लो। 12 नंबर क्वेश्चन, अरे वैसे सिलेबस में वैसे नहीं है, हेलिकल मोशन नहीं है, छोड़ दो, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है, मैं एक बार दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ, वैसे सिलेबस में है नहीं। मैंने, ठीक है ना, अगला करो। बच्चों नेक्स्ट 13 करो। क्या हेलिकल? अरे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है ना, वो नहीं है, हेलिकल मोशन वाला क्वेश्चन नहीं है। नहीं 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 नहीं, सिलेबस होगा ना इसका। नहीं नहीं, अगला क्वेश्चन करो बच्चों, करो। मैं भी बता दे रहा हूँ, सीबीएसई की लेटेस्ट उससे लिखा हुआ है क्या उसमें? फोर्स बिटवीन, नहीं है नहीं है नहीं बच्चों, नहीं है तो नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना?
परेशान मत हो। फिर भी मैं संतुष्टि के लिए एक बार और देख ले रहा हूं बाकी। वो अच्छा तुम बताओ, अगर मुझे बताना है तो मैं बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें बताना है तो मैं 12 वाला बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस सिलेबस का है नहीं, हेलिकल मोशन है नहीं। इसने नोट्स बनाया इसलिए वो कह रहा है। नोट्स है नहीं, है नहीं, हेलिकल मोशन है नहीं। 13th 13। बच्चों पहले पार्ट का आंसर सुनो ध्यान से। पहले पार्ट का आंसर कैसे आएगा, इधर देखो मैं बताता हूँ। पहले काइनेटिक एनर्जी पूछा था ना, सुनो बच्चों ध्यान से। मैंने आपको कल बताया था कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, Q इंटू कैपिटल V। बताया था ना। तो बेटा अगर V सबका सेम है तो Q देख लो किसका ज्यादा है, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो मैंने तीनों पार्टिकल का आपको कंपैरिजन कराया था बच्चों, कि अगर प्रोटॉन का मास E है, चार्ज E है और उसका मास m है, तो ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है 2e, उसका मास कितना होता है, सॉरी, ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है E, उसका मास कितना होता है 2m। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2e और उसका मास कितना होता है 4m। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, तो प्रोटॉन और तो काइनेटिक एनर्जी का अगर रेशियो मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन का सेम काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को सेम V है और Q भी सेम है। अरे प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का Q सेम है ना, और V भी सेम है, तो क्या होगा 1:1:2, 1:1:2। समझ में आ रहा है। अब बाकी अब तुलना करो तुम लोग, लास्ट वाला फॉर्मूला लगा के। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी होगी और अल्फा पार्टिकल की डबल होगी, सेम फॉर्मूले से। अब डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला बच्चों लगाना है और सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। प्रोटॉन का कितना होगा, प्रोटॉन, अच्छा रेडियस का फॉर्मूला देख लो, शॉर्टकट थोड़ा सा हो जाएगा। आर का फॉर्मूला कितना आया था, √2m/Q इंटू V अपॉन क्यू भी था ना। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अरे क्यू क्यू काट सकता हूँ ना इसको, अब तो मतलब वो समझने के लिए बस ऐसे ही फॉर्मूला छोड़ा था। तो इसमें जो उनके अलावा चीजें वो कॉमन ले लो, ठीक है ना। क्या कॉमन हो सकता है, V बाहर निकाल लो, Q आ जाएगा। तो हाँ, तो इसका मतलब आ जाएगा, मैं इसमें ये बस देखना चाहता हूँ कि √m/√Q पे ये डिपेंड करेगा। मतलब कॉमन अगर लोगे तो कितना होगा, √2m, B1/B तो बाहर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 2m/Q इंटू √V अपॉन, सॉरी Q हटा दो यहां से, अपॉन Q आ जाएगा रूट के अंदर। रूट के अंदर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ V तो कांस्टेंट है, ए आराम से, V कांस्टेंट है बेटा, B कांस्टेंट है,
बी भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है ना, तो रेडियस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कोई बात नहीं होगा, दिन दिन खराब है तो ऐसा ही होता है, जो ऐसा होता है जीवन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो बैठो, पहले समझ लो, आराम से उठना, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। दिन कभी खराब होता है तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक एक इवेंट खराब होता है उससे दूसरा होता है, दूसरे से तीसरा होता है, चीजें चलती रहती है, डोंट वरी। उस समय क्या करना चाहिए? परेशान मत हो, रिलैक्स रहो। अब जो हो रहा है होने दो, फिर तब ज्यादा नहीं होगा, अगर तुम उसके फेर में पड़ते जाओगे फिर वो ज्यादा होगा, फिर वो भी उठाने जाएगा, फिर कुछ गिरेगा, फिर वो बैग उसका नीचे गिर जाएगा, तो आराम से रिलैक्स, ठीक है। तो 1/b इज इक्वल टू कितना होगा? तो बच्चों देखो ये रूट एम बाई, मैं इनडायरेक्टली ये लिखना चाहता हूं कि अगर सब कुछ सेम है तो एम बाई क्यू पे डिपेंड कर रहा है ना, बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इजीली करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कंपेयर करना था तो मैं थोड़ा शॉर्टकट टाइप की चीज चाह रहा था, ठीक है। बच्चों एम बाई क्यू पे डिपेंड करता है ना, तो अगर प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये गिवन है, तो अल्फा ड्यूट्रॉन का कितना होगा? चलो ड्यूट्रॉन का देखते हैं। तो प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला ये हुआ k इंटू अंडर रूट एम बाई क्यू, तो ड्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? k इंटू के, सारे कांस्टेंट को k मान लिया, अंडर रूट 2m अपॉन क्यू, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर। अरे डायरेक्ट निपटा दिया, √2 ही तो एक्स्ट्रा आया था। अल्फा पार्टिकल का निकालना, अल्फा पार्टिकल का कितना? k इंटू 4m अपॉन 2q, अरे 4m/2 हो जाएगा ना, फिर से कटेगा, क्या बचेगा? 5√2 आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस ये देख ले किसके ऊपर 5√2। बस दूसरा तरीका लॉन्ग मेथड क्या है? सबको अलग अलग डिवाइड करो, वो लिख लो, वो लिख लो, या डायरेक्ट यहाँ देख लिया मैंने किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसे दिमाग में भी कर सकते हो इसको भी, ऊपर रूट एम, इसको कटने के बाद क्या बचता है? रूट एम बाई क्यू, मेरे दिमाग में ही चल रहा था, तो तुम ये देख लो किसका रूट एम बाई क्यू, प्रोटॉन का रूट एम बाई क्यू होगा, ड्यूट्रॉन का 2 इंटू m/q होगा, तो ये √2 गुना हो जाएगा, और अल्फा पार्टिकल का कितना हो जाएगा? 4m/2q हो जाएगा, तो वो भी √2 गुना हो जाएगा, तो 5√2 आंसर, और इसका 5 सेंटीमीटर प्रोटॉन करेगा, लो बता दिया। बाकी अगर लॉन्ग मेथड से करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार बत्ती फ्यूज हो जाती है, तो आप पूरा लिख के भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि मतलब जो ये मेथड नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा, तो जैसे पूरा लिख के भी अगर मैं करूं तो करके दिखा दे रहा हूं आपको, पूरा लिख के भी अगर करो बच्चों कोई बात नहीं, अगर नहीं याद आ रहा है तो आर प्रोटॉन क्या होगा? आर प्रोटॉन पूरा लिख लो, कितना होगा? फॉर्मूला क्या पढ़ो? अंडर रूट ऑफ 2m/q इंटू वी अपॉन क्यूबी, ठीक है। फिर देखो अल्फा पार्टिकल कितना होगा? अल्फा पार्टिकल आया है ना, सॉरी ड्यूट्रॉन था, ड्यूट्रॉन का कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2m इंटू क्यूवी अपॉन क्यूबी। अब यहां से भी कॉमन सेंस से कोई देखता तो बस एक ही 2 तो एक्स्ट्रा आया है, एक ही 2 एक्स्ट्रा आया, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ये √2 इंटू आरपी होगा, अगर तुम साफ साफ देख के भी करते तो भी आंसर वही आता बच्चों। फिर लास्ट वाला देखो अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है, इसका कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4m, जानबूझ के अलग अलग लिख रहा हूं, इसके पीछे मेरा षड्यंत्र है, तो 2q इंटू वी अपॉन 2q बी, एक्स्ट्रा क्या क्या आया बस उस पर ध्यान दो, एक्स्ट्रा क्या आया? यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया, ऊपर तो ऊपर √8 एक्स्ट्रा आया, नीचे कितना है? नीचे 2 एक्स्ट्रा आया, बुद्धि क्या एक्स्ट्रा आया? तो ऊपर आया √8/2 इंटू आरपी, समझ रहे हो ना? ऊपर क्या एक्स्ट्रा आया देखो, तो एम क्यू वी तो था ही, 2 भी था ही सारे फॉर्मूले में, एक्स्ट्रा क्या आया? तो एक्स्ट्रा यहाँ बचा 4, यहाँ 4 एक्स्ट्रा आया, 2 एक्स्ट्रा, यहाँ 2 एक्स्ट्रा आया, तो जो एक्स्ट्रा वाले उनको बाहर कर लो, और जो बचेगा वो आरपी होगा। समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो बेटा √8 को क्या लिख सकते हो? 2√2/2 इंटू आरपी, ऐसे भी देख लो, 2 2 कट गया,
अरे आराम से करो, रिलैक्स। मतलब सबसे बड़ा चीज क्या होता है, सबसे बड़ा धन क्या है? मानसिक शांति। दिमाग एकदम स्टेबल रखो, स्टेबल रखो, घबराओ मत। बोर्ड के लास्ट के मोमेंट में जब तुमको बोर्ड कैरी फॉर एकदम तुमको कैरी करने लगे, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए, तो याद रखो जिंदगी में और भी एग्जाम है। बोर्ड्स देने हैं, लेकिन जैसे कभी अपने जैसे रूल करना है ना तुम्हें, कई बार तुम्हें बोर्ड रूल करने लग जाएगा, मतलब उसका प्रेशर तुमको रूल करने लग जाएगा। उस समय तुम्हें याद दिलाना है कि भाई और भी एग्जाम है जिंदगी में। अगर इसमें कम भी आता है कोई बात नहीं, ये मेरे लाइफ को डिटरमाइन नहीं करेगा ना। मैं इसलिए बोल नहीं, मतलब एक बात बोल रहा हूँ कि मेहनत करना चाहिए। मतलब एक MS धोनी जो बहुत अच्छे कैप्टन थे, उनका उनका मतलब कुछ सीक्रेट था। उनमें सीक्रेट था कि आज सब प्रोसेस सही करो, अपना सब प्रोसेस सही करो, प्रोसेस सही करो। वो बोलते थे कि जैसे अगर कोई बैट्समैन, वो बॉलर अश्विन कहता था कि धोनी में और बाकी लोगों में अंतर क्या है, वो बता रहा था, एक पॉडकास्ट में देख रहा था, तो उसने बोला था कि धोनी और बाकी कैप्टन में क्या अंतर है, तो बोले कि वो बेसिक्स बहुत सही करते थे। कि अगर कोई फील्डर, जैसे सारा एक बॉलर है, फास्ट बॉलर, उसने फील्ड सारी ऑफ साइड की ली है, ऑफ साइड की फील्ड ली है, जैसे स्टार्ट हुआ मैच सारी फील्ड ऑफ साइड की ली है, तो धोनी बोलते थे तू ऑफ साइड में चौका खा जा, छक्का खा जा, लेकिन लेग साइड में मत खा, क्योंकि तूने फील्ड ऑफ साइड की ली है। तो वो क्या बोलते थे, अपने स्ट्रेटजीज को मतलब आप प्रायोरिटाइज करो। वो बोलते तू तू ऑफ साइड में खा जा, तू ऑफ साइड में छक्का खा जा, तो ऑफ साइड में चौका खा जा, हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तूने फील्ड रखा ऑफ साइड में डाल रहा है, खा जा। तो स्ट्रेटजीज मतलब आपको अपने प्रोसेस पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ये बच्चों, हर बात आपको हर और 1% इंप्रूवमेंट सबको अपने डेली टाइम में करना चाहिए। जैसे अब तो टाइम बहुत आपके कम है, अब मैसिव इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको डेली बेसिस पे अपने अंदर करना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोसेस पे पूरा फोकस करो, प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये सब जो बता रहा हूँ, मतलब ज्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचो, प्रोसेस के बारे में सोचो कि क्या करना है आगे, ठीक है ना, क्या करना है, कैसे करना है, स्ट्रेटजी के बारे में सोचो, कितने चैप्टर बाकी है। अब कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं, दिन बीते जा रहे हैं, सूरज उगता जा रहा है, ढलता जा रहा है, ऐसे ही पड़े हुए हैं बिना मतलब के, बस आ जा रहे हैं, जो प्रोसेस है, जो कल का ड्यूटी है, कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें क्या सोचना चाहिए, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि कितने दिन बचे हैं, कितने चैप्टर्स बचे हैं। इस तरह से थिंकिंग होता है। मैं ये वाला चैप्टर कैसे प्रिपेयर करूंगा, मेरे केमिस्ट्री में कितना बाकी है, मैं मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करूंगा, कोई सोचता नहीं है। बस वो फ्लो फ्लो में चल रहा है, चल रहा है। ये गलत बात है। आप जो जो मतलब आपको मुसीबत जो आने वाला है, आप उससे अपना आंख बस चुरा रहे हो, उससे कुछ होगा नहीं, वो तो आएगी, आके रहेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट चलो बच्चों। कार्तिक समझ रहा है, उसके बारे में करा रहे भाई, सबकी हालत वही है। चलो बच्चों, ये जो 90 डिग्री जब नहीं होगा ना, तब वाला केस हमारे सिलेबस में नहीं है, हेलिकल मोशन वाला। हाँ? चलो 14th करो, 14th। अरे पहला वाला तो सही है, 14th वाला चलो करके दिखाओ। डिराइवेशन करना है, चलो भाई। कितने लोग को आता है, करके दिखाओ डिराइवेशन, रेडियस वाला डिराइवेशन कल जो बताया था। हाँ, तो करके दिखाओ ना। अरे कल आर वाली डिराइवेशन क्या पूछा, पढ़ो, पढ़ने आता है कि नहीं। हाँ, तो और क्या। अरे मैंने शॉर्टकट ही लिखवा दिया था, लेकिन तू समझ तो लो। अरे वही लिख के मुझे दिखा दो, चलो। हो गया, ड्राइंग बना होना चाहिए, देख लो, बिना ड्राइंग के मैं देखने देखूंगा ना, चेक नहीं करूंगा। ड्राइंग तो बनना होना चाहिए ना। भाई साहब कैसे होगा काम।
अरे वाह रे वाह, तू तो चैंपियन निकल रहा है आजकल, क्या बात हो गया, ये बदल गया है तू, लग रहा है। अरे वी तो दो यहाँ। ए गधा, गद्दारी करने की बात नहीं है। रिजल्ट आना चाहिए सर। अरे वो पढ़ने की बात है। हो गया डन। दूसरा वाला करना नहीं, सबका आ गया ना। देखो इधर ध्यान से, डेरिवेशन हो गया ना। डेरिवेशन क्या है, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड ले लेना। अरे इधर देख लो, देखो इधर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। स्केलर फॉर्म ये होता है, वेक्टर फॉर्म जो पहले लिखे थे, एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो अगर यहाँ पे ऐसे पार्टिकल अंदर, ए रुको, यहाँ पे पार्टिकल v के वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो ये ऐसे सर्कल में घूमेगा। क्यों घूमेगा सर्कल में, ए बात मत करो, v क्रॉस b, फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ। तो क्यू वी बी साइन 90 इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यही से सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू कितनी आएगी, एम बी अपॉन क्यू बी। गधा कहीं का। चलो 15, बस तुमको यही आता है, बस यही आता है तुमको, बस ये हंस लो, हंस लो बस। हेलिकल वाला नहीं है, बाकी कर लोगे ना। अरे लिखोगे नहीं कि फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, थीटा 90 है, और वी नो दैट कि सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो उसके बराबर होगा। तुम लिखोगे नहीं उसको। देखो, मटेरियल मेन मुद्दा कम ही बात की होती है, 2-4 लाइन का मुद्दा होता है बस, उसको बढ़ा चढ़ा के लंबा चौड़ा करना होता है। 16 नंबर ए, 16 का ए, लिख के दिखाओ, कार्तिक लिख के दिखाओ, क्या फॉर्मूला लिखोगे। सिक्सटीन का ए, बताओ क्या लिखोगे। सही बात है। नहीं, यहाँ पे केवल जनरल एक्सप्रेशन पूछा है भाई, यहाँ पे। अरे तो तुम्हें जैसे जनरल पूछे ना, तुम वेक्टर वाला लिखा करो, बाकी दोनों सही है, अगर कोई वो भी लिख देता तब भी सही है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। या कोई अगर ये भी लिख देता है एम, एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी, ये लिखना था इसके ऊपर, पहले पार्ट में लिखना था। आज समझ तुमको, ये वाला पार्ट ड्रॉ करो, ड्रॉ करो तो मैं देखूं, देखो कौन ड्रॉ कर पाता है। सीधा वाला सीधा निकल जाएगा, ये क्या, ऊपर वाला नीचे निकल जाएगा ऊपर। चलो बताओ, अल्फा पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा। मान लो स्पेस है, सर्कल तो बन ही नहीं पाएगा, आधा सर्कल बनेगा। मान लो स्पेस है,
अरे ये कैसे जाएगा? तो तुम्हें कैसे पता कि ये ऊपर, अरे तुम्हें कैसे पता ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अरे तुम्हें कैसे पता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? अभी फॉर्मूला लिखा था एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो जिधर एफ एम आता है, अरे जिधर एफ एम आता है उधर ही रेडियस होता है, उधर ही सेंटर होता है। इसका सेंटर किधर आएगा? एफ एम किधर आएगा? इसका ऊपर। तो इसका सेंटर किधर होगा? ऊपर। तो ये ऐसे घूमेगा। हाँ तुमने सही बोला था। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होगा? न्यूट्रॉन कैसे घूमेगा कार्तिक? न्यूट्रॉन कैसे घूमेगा? नीचे के ऊपर। सार्थक, न्यूट्रॉन कैसे घूमेगा? चार्ज ही नहीं है तो क्यू जीरो हो गया, फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो घूमेगा नहीं, सीधा जाएगा। सही बताया तुमने सब। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? वी क्रॉस बी करो, किधर आएगा? ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो किधर हो जाएगा? नीचे। सही बोला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों घूमा? एफ क्यू वी क्रॉस बी ऊपर है, लेकिन कल बताया था ना माइनस है तो नीचे घूम जाएगा। चलो भैया अगला करो। नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, जाने दो। छोड़ दो, 15 करो। कर लोगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं, बता दूंगा मैं। बता दूंगा वैसे, मैं चिंता मत करो। ये है। अरे 90 डिग्री पे नहीं जा रहा है? बी वी और बी 90 पे नहीं है इसमें है? अरे वो सिलेबस में नहीं है जहां वी और बी 90 पे नहीं हो। जहां वी और बी 90 पे हो सिलेबस में है। मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, मजा ही आ जाएगा इसको करके। अरे ट्रेजेक्ट्री तो मैं कितनी बार बता चुका तुम्हें। अरे ये तो अभी बताया हूं ऊपर। टाइम यार क्या यार, छोटी छोटी बात, अब तुम लोग टाइम बता दो तो मैं जान जाऊंगा। अरे इसका पाथ तो मैंने बता दिया है इसे। फोर्स वी क्रॉस भी ऊपर आएगा, वी क्रॉस भी ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉन है नीचे लगेगा तो ऐसे घूम के बाहर आएगा। और मैंने बता दिया ना, सेमी सर्कल बनाएगा। सेमी सर्कल क्यों बनाएगा? क्योंकि अगर ऐसे एंट्री लिया है तो बाहर भी ऐसे आएगा यहाँ पे। तो टाइम कितना होगा इसको अंदर जाके बाहर आने में? कितना टाइम लगेगा कौन बताएगा? अगर बता दोगे तो मजा आ जाएगा। कोई अगर बता देगा ना, मतलब बहुत छोटा सा लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक क्लिक हो गया ना तो मजा आ जाएगा मुझे। हाँ तो वेलोसिटी मत यूज करो, उसने बोला है यूज करो, तुम मत यूज करो। अब निकालो वैल्यू तो कैलकुलेट कर भाई, क्या खुश हो गया बस। अरे 1.6 इंटू टेन रेज, हाँ 67 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 19, 7 छोड़ दो। 1.6 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 19 क्यों होता है? तुम क्या नहीं, फॉर्मूला क्या यूज करो मैंने? कर लो पहले, कर लो, टाइम पीरियड निकाल लो। सुनो, और कोई लॉजिक, लॉजिक नहीं बताया, चलो बताओ टाइम पीरियड कितना, कितना टाइम लगेगा इसको बाहर आने में? अरे टी बाई टू लगेगा ना। अरे टी तो तब होता है ना जब पूरा घूमता है। कृष्ण ने बता दिया था भाई, ये पॉइंट पकड़ लिया था उसने। अरे आने तो क्या दिक्कत है तुम्हें? बाहर
टी बराबर कितना है, 2 पर कई साल लग रहा है क्या, ऐसी रिपोर्टिंग की जा रही है तो 2 हटा दो। अरे टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना था, 2 पाई m/क्यू बी, तो t/2 निकालना है ना हमें, तो कितना आएगा πm/क्यू बी। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, t/2 निकाल रहा हूँ, पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14 इंटू, बस मैं चेक कर रहा हूँ, मनन कह रहा है कि कई साल लग जाएंगे, 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻, क्या बात कर रहे हो, कितना कम टाइम में बाहर आ जाएगा ये। अरे ऊपर टाइम कितना कम आ रहा है, करे कई साल लग जाएगा, कह रहा है कई साल लग जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि कई साल का सेकंड का भी फ्रैक्शन लग रहा है, सेकंड का भी फ्रैक्शन लग रहा है बाहर आने में इसको। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम लोग, पूरा सर्कल नहीं कर पाएगा। अरे तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है ना, t/2 क्यों यूज किया हमने। अब जेई के लिए प्रिपेयर करते तो तुमको 30 डिग्री पे भी इंटर करा के बताता कि 30 डिग्री पे इंटर करने पे क्या होगा, तब टाइम कैसे निकलता है, ठीक है। फिर थीटा के लिए निकलता है, एक फार्मूला बना देता, यही सब तो जेई में होता है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, टाइम वैसे नहीं निकलता था बेटा। चलो ठीक है, अगला चलो 2014। अब ये मेरे से मत पूछना यार, मतलब मेरा बताने का मन नहीं है इसको। लेकिन वेलोसिटी नहीं आती ना उसमें, तो पूरा डिराइव करके बताना पड़ेगा तुम्हें कि रेडियस इतना आता है, कितने मार्क्स का, 3 नंबर का है ये, तो तुम्हें पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालने के बाद टी निकालना पड़ेगा, टी निकालने के बाद एफ निकालना पड़ेगा, और उसमें दिखाना पड़ेगा कि वी नहीं है, लिखना पड़ेगा कि v इज नॉट प्रेजेंट इन द इक्वेशन, हेंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। 3 नंबर का है ये, कर लोगे ना ये, एकदम आसान मैटर है इसका। अरे नमन नमन, जान बचाओ इसकी, इसकी जान बचाओ, एकदम जल्दी जाओ, इमरजेंसी है। ठीक है चलो, 20वां इसको वैल्यू निकालो, चलो आराम करेंगे हम लोग। अरे मेहनत करो, कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, 2 नंबर का, अरे वही वाला क्यूबी वाला, क्यूबी वाला, टू 2m, पता है ना, QV/QB, हाँ खत्म, सब कुछ दे रखा है, मास दे रखा है। अरे V10 kV दे रखा है, मतलब समझ रहे हो ना, 10 × 10⁻³ पावर 3 kV मतलब किलो, हो गया ना, जान बच गई। चलो थैंक यू भाई, किलो का मतलब क्या होता है बताओ, +3 होता है ना, किलोग्राम में मतलब 1000 ग्राम में। सब लोग सही आंसर निकालेंगे, इसका आंसर हम लोग चेक करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻27। हाँ वही है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻27। अरे लेकिन अल्फा पार्टिकल का मास दे रखा है, तुम लोग क्यों परेशान हो, परेशान क्यों हो तुम लोग, अल्फा पार्टिकल का मास तो दे रखा है। अरे क्यू वही वाला होगा ना, क्यू भी तो दे रखा होगा, नहीं दे रखा है, 1.6, 2 इंटू 1.6, 2Q होता है ना चार्ज, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
अरे 2q प्रोटॉन का डबल कर दो चार्ज। v दे रखा है देखो 10 केवी। अरे पोटेंशियल ही तो है, एक्सेलेटिंग पोटेंशियल ही तो होता है वो। 10 इंटू 10⁻³ यानी 10⁻⁴। हाँ मैं भी कैलकुलेट करता हूँ तब। चलो बाकी करने दो, तब तुम कर लेना। अरे जो करना है कर लो। नहीं तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन होगा, दूसरे पेज पे करके बताऊंगा तो साफ पेज पे। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q होता है, मास डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है देखते हैं। ये होगा कि नहीं, देखो गलत तो नहीं कर रहा हूं। अरे क्यू से क्यू काट दिया, 1/b बाहर ले लिया। अब वैल्यूज बता दो मुझे, 1/b, 1 की कितने, बी की देख के बताओ बी की वैल्यू। बेटा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया है ना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया है ना, तो वी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना। कौन, मैंने किसी को नहीं काटा है। 1b को बाहर कर लिया, रूट क्यू काटा बस। अरे बी की वैल्यू बताओ मुझे साहब साहब। 2 इंटू 10⁻³ - 2 इंटू मास बताओ अल्फा पार्टिकल का दिया हुआ है। V कितना दिया है, 10 किलो वोल्ट, तो 10⁻⁴ लिख दूं। नीचे क्या आएगा चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2। 2 क्यों, 2q होता है ना, 2q होता है ना चार्ज, प्रोटॉन का डबल होता है ना। देखो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखो इससे 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर ऐड करोगे कितना आएगा, -23, और नीचे कितना आएगा, -19। ऊपर आएगा 10⁻⁻23, नीचे आएगा 10⁻⁻19, और इंटू 4 भी आएगा ना। अरे 4 तो रह गया था ना कटने के बाद में। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये 4 आएगा ना। 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻²। बेटा -4 है तो स्क्वायर रूट तो लोगे ना।
धैर्य 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 मतलब इसको करने के क्वेश्चन में पेशेंस रखना होता है, और पेशेंस रखने के साथ साथ साफ साफ लिखो जिसे एरर पता चले। देखो जानबूझ के नहीं, मैंने देखो क्लियर क्लियर लिखा है जिससे मुझे अपना एरर पता चले। गुड क्वेश्चन। वाह बच्चों वाह। चलो 21, इसका आंसर तो मुझे कार्तिक ही बताएगा आपकी बार, क्योंकि क्वेश्चन कार्तिक वाला ही है। अगर ये नहीं बता पाया ना, अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, चलो इसका आंसर और लोग बताओ। कार्तिक का आंसर सी है, लॉक करूं? मनन बताओ आंसर इसका। क्वेश्चन 21, आंसर दे हट। वेरी गुड। तो कमारे थे, क्या बताया था मैंने, बताओ। 3 केस बताओ जब फील्ड जब फोर्स 0 होता था। हाँ, रुक जाओ, कार्तिक बताओ। जब चार्ज रेस्ट में हो, बताओ सार्थक बताओ, बताओ बताओ सार्थक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा? बेटा वो अकेला जब मैग्नेटिक फील्ड रहता तब होता, लेकिन यहाँ इधर भूल गए थे। अरे मान लो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा ना चार्ज के ऊपर, इधर कितना फोर्स लगाएगा, क्यूई, तो ये इसी के पैरेलल मूव करेगा, सीधे सीधे जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स फोर्स लगाएगा ही नहीं तो घूमेगा नहीं। हलवा समझे थे क्या तुम लोग? मतलब कुछ भी हो जाए तोता, कहावत कहावत सुनाया होगा नहीं मैं? कुछ भी हो जाए तोता, सुनो, याद है तुम लोग को? याद है ना? अरे ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर टिक लगाओ सब लोग जिसके एमटीजी है। रिवाइज करके ही जाना है, टिक लगा के रिवाइज करके जाना है इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टेशनरी स्टेशनरी मनन से ही पूछा करा, स्टेशनरी क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा ध्यान से। भाई क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्या पता धोखा हो जाए। अरे बताओ, डाउट अब तो क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराएगा उसको। अच्छा लेकिन अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड होता तो स्टेशनरी सही था। ये भी छोड़ दूं क्या? ई बाई इस वेलोसिटी सिलेक्टर ये होता है, सिलेबस में नहीं है। ये भी छोड़ दो।
ये बताओ सब लोग बताओ, चलो ये वाला बताओ। 24 24 सब लोग बताओ। हाँ अंदर। V क्रॉस B। नीचे आएगा तो कैसा घूमेगा, ये सर्कल घूमेगा लेकिन ऐसे घूमेगा, एंटी एंटी घूमेगा। अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो हर बार करके देख लेना, रट के मत जाना। ये बच्चों V क्रॉस B करो, V इधर है B अंदर है, तो V क्रॉस B नीचे आएगा। तो अगर नीचे आएगा तो ये सर्कल इसी को टच करके जाता है, टेंजेंट की तरह काम करता है इस तरह से। ठीक है, सर्कल घूमेगा। हाउ डज द सुनो, हाउ डज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स वेलोसिटी एज ए कंपोनेंट पैरेलल टू बी, नॉट इन सिलेबस। हमें वही सिलेबस पढ़ना है जो कि परपेंडिकुलर हो बी के, पैरेलल वाला नहीं पढ़ना है। वही हेलिकल बनता है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, वी और बी जब परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक इधर, यही बात कह रहा है वो। तो अभी तो हमें इसकी चिंता नहीं, लास्ट वाला देख लो। ये छोड़ दो, ये भी सिलेबस में नहीं, ये वेलोसिटी सिलेक्टर का है, ये वेलोसिटी सिलेक्टर। ये तो मैंने करा ही दिया था। अब बस ये पढ़ना है। सोलेनॉइड का क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वो मैं बता दे रहा हूँ, केवल क्वालिटेटिव आएगा। करी थी किया सोलेनॉइड और टोरॉइड। सुनो सोलेनॉइड के बारे में एक दो लाइन देख लो, श्रद्धा सुमन अर्पित करो। ये सुनो ध्यान से, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का डिराइवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, डिराइवेशन नहीं है सिलेबस में। लेकिन सोलेनॉइड के बारे में एक दो बातें बता दे रहा हूं बच्चों। सोलेनॉइड क्या होता है तो देखो, एक कॉपर वायर रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ए, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अगर आई ऐसे जा रहा है तो इधर से आई बाहर निकलेगा, तो बच्चों ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। क्रिस बात मत करो, ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो बीच में फील्ड लाइक कैसा होता है, कांस्टेंट। तो ये बी क्या होता है, बीच में कांस्टेंट होता है। किस किस इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी बराबर होता है म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, पता है ना तुम्हें, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना टर्न होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन बाई एल, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेंथ, एन बाई एल। समझ में आ रहा है। अगर बाहर फील्ड कम होती है, जैसे अंदर फील्ड बी नॉट है, तो यहाँ पे फील्ड कितना होता है, बी नॉट बाई टू, और यहाँ फील्ड कितना होता है, बी नॉट बाई टू, और बीच वाली फील्ड कितनी लिखा है, म्यू नॉट एन आई। अगर सोलेनॉइड को आधा काट दें तो बीच में फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, सेम रहेगा, क्योंकि आधा काटोगे तो एन भी तो आधा होगा, लेंथ भी आधा होगा, एन भी आधा होगा, तो फील्ड सेम रहेगा।
इसके ठीक ऊपर और नीचे बाहर किसी भी पॉइंट पे फील्ड कितना रहेगा, 0। इतनी बात याद रखोगे ना। और बच्चों ये कैसे डिसाइड करोगे किधर से फील्ड बाहर निकल रहा है किधर से अंदर, बाई क्लॉक रूल। किस रूल से डिसाइड करोगे, क्लॉक रूल। सोलनाइट भी खत्म, ठीक है। कोई क्वेश्चन आया नहीं लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। और जो अगर छूटा होगा देखो मैं लास्ट केस में हेलिकल वाला, बाकी अगर जरूरत पड़ेगा बता दूंगा, देख लेना। अगर वेलोसिटी सिलेक्टर का क्वेश्चन आएगा तो फिर करेंगे। वैसे है नहीं सिलेबस में तो आने की चांस तो बिल्कुल ही कम है, ठीक है। आगे चलें। अगर V कभी अगर ऐसा V पैरेलल हो तो कैसा पाथ बनता है, हेलिकल स्प्रिंग जैसा पाथ बनता है। अगर V पैरेलल भी हो और साथ में तो सर्कल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। बच्चों अब आगे देखो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या इसमें पढ़ना है। बाकी तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स है ना। अब तो अब इसके बाद क्या रह गया, उसके बाद रह गया, हाँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रह गया, इंपॉर्टेंट है ये तो। हाँ यही तो परेशान करेगा ना, कन्वर्जन इसमें है। चलो शुरू करते हैं। पहले दो टॉपिक बचे ना। एक इसमें आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, NIA। लिखो बच्चों, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर बात करते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, देखो मैं बता रहा हूं, डिराइव करा रहा हूं इसको। बच्चों दो वायर है, I1 और I2। इसमें करंट जा रहा है I1 एंड I2, ठीक है। इनके बीच की दूरी है D। कितनी दूरी है इनके बीच की, D। तो बच्चों दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जितना फोर्स इसका होगा उतना ही फोर्स इसका होगा। न्यूटन का तीसरा नियम। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दो एंटी पैरेलल वायर अगर इनके बीच में डिस्टेंस D है तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है ना। इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। दोनों ही केस में फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का वो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ये तो बात थियरी की हो गई कि यही हमें देखना है। फिर इसका डेरिवेशन, ये थियरी है कि सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करेगा, रिपल करेगा। समझ में। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दो पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताओ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल। कंफ्यूजन क्या करेगा वो, पैरेलल बीम है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करना चाहिए, लेकिन पैरेलल बीम है तो करंट भी तो उल्टा बनेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है कि नहीं बनता है, तो उसके कारण वो अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनल आंसर है कि वो अट्रैक्ट ही करेगा। तो पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। ये पहले समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है। इसको अगर संक्षेप में आपको याद करना है तो याद कर लीजिए। अब इसका डिराइवेशन इधर बताता हूँ। डिराइवेशन में मुझे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगना है। बच्चों बताओ, फोर्स का एक फॉर्मूला बताया था जब करंट कैरिंग वायर हो तब। बताओ कार्तिक, सार्थक बताओ, फोर्स का फॉर्मूला जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो क्या बताया था। जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या फॉर्मूला बताया था, बताओ क्रिस। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। हाँ, I इंटू एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। इसी को स्केलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ILB। वो कब था, जब चार्ज था, और ये कब है, जब वायर हो। इसका एक ही क्वेश्चन आया था अभी पूरे सेगमेंट में, वो पहला वाला ही क्वेश्चन MG वाला, ILB साइन थीटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ थीटा क्या है, बी और करंट के बीच का एंगल। थीटा क्या है, बी और करंट के बीच का एंगल। फोर्स किधर लगता है, जिधर L क्रॉस बी हो।
एल एल का डायरेक्शन क्या होता है? जो करंट का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो सुनो बच्चों, अगर इस वायर पे फोर्स लगना है, इस वायर पे अगर फोर्स लगना है, तो फोर्स लगने के लिए इसके पास करंट होना चाहिए, है, लेकिन इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। कैसे? ये वाला इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये वाला इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है कि नहीं? तो किस डायरेक्शन बनाएगा? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। अरे समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं? करंट की तरफ हाथ रखते हैं और जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उधर घुमाते हैं, तो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? बाहर की तरफ आया। अरे ड्राइव करा रहा हूं अब। इसको मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है या B2 है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B2। अच्छा ये बाहर की तरफ आएगा तो I के साथ इसका एंगल कितना है? 90। तो साइन क्या हो जाएगा? 90। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? मैं फिर एक लाइन में करा रहा हूं, लेकिन ये सब आपको बताना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? I1 इंटू B2, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? I1 इंटू, फोर्स का देख लो पहले, L सेगमेंट में पहले, I1 इंटू B2 इंटू, और क्या चाहिए? L चाहिए, L कर लू, I इंटू B इंटू L, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो B2 की वैल्यू कितनी होगी? I1 है, B2 की वैल्यू कितनी होगी? तो बच्चों ये इनफाइनाइट वायर है ना, तो उसको ऐसे डी डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे कितना होगा? म्यू नॉट I2, अगर दूसरा वाला फील्ड बना रहा है ना, अपॉन 2 पाई डी, आर की जगह डी लिया है, इंटू एल। देखो फॉर्मूला आ गया, एफ बाई एल किसके इक्वल आएगा? एफ बाई एल आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। और ये चेक करके देख लो, फोर्स का डायरेक्शन यही आएगा। कैसे? एल क्रॉस बी करना होता है ना, तो एल करंट ऊपर जा रहा है, एल का डायरेक्शन ऐसे, बी बाहर है, एल क्रॉस बी करोगे इधर ही आएगा। सिमिलरली दूसरे वाले पे भी निकालोगे यही होगा। दूसरे वाले पे अगर फोर्स मान लो मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल टू I2 इंटू B1 इंटू एल, I2 इंटू B1 इंटू एल। वहां निकालोगे तो क्या होगा? F बाई एल इज इक्वल टू I2 इंटू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। तो बात तो एक ही हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों ही एक दूसरे को सेम फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर, ठीक है। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। खत्म, लफड़ा खत्म। बताओ डन हो गया ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इसमें आता है डिफाइन 1 एम्पियर। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आएगा कि इसका फॉर्मूला डिराइव करो और डिफाइन करो 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन होगा? तो देखो, अगर I1 की वैल्यू भी 1 रख दो, I2 की वैल्यू भी 1 रख दो, और D की वैल्यू भी 1 रख दो, तो फोर्स कितना आएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई अपॉन 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई। तो फोर्स कितना आएगा? 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 आएगा ना? पाई कट गया ना, म्यू नॉट में 4 पाई था। हाँ, अच्छा बात समझ में आया? अभी तक बात सुनो। I1 की वैल्यू 1 रख दो, I2 की वैल्यू 1 रख दो, D की वैल्यू 1 रख दो, तो फोर्स आएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 यूनिट, तो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, अब 1 एम्पियर में डिफाइन कर रहा हूं बच्चों। I1 I2 यहाँ पे 1 1 रखे हो ना, तो 1 1 रखने पर अब वायर को 1 मीटर से अलग करे तो फोर्स कितना आ रहा है? 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। तो लिखो, ऐसे लिखेंगे, व्हेन टू इक्वल करंट कैरिंग वायर, लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो, व्हेन टू इक्वल करंट कैरिंग वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, when two equal current carrying wire are parallel to each other and the separation between them is 1 meter, and the separation between them is 1 meter, ठीक है ना? तो फुल स्टॉप कहते हैं, इफ द फोर्स बिटवीन द वायर इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन,
then the current flowing through the wire will be 1 ampere. समझ में आया? अरे उसी को गोल मोल करके लिख रहा हूं बस कि दो पैरेलल वायर है, दोनों में बराबर करंट जा रहा है, सेपरेशन 1 मीटर है, और उनमें फोर्स, जिस करंट के लिए उनमें फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 लग रहा है, वो करंट किसके इक्वल होगा? 1 एम्पियर के इक्वल होगा। नहीं लिख पाओगे ना बेटा, ये बोर्ड में क्वेश्चन बार बार आया है, हल्का मत रहो इसमें, बुद्धि अब फेल हो जाएगी। साफ साफ बात बता रहा हूं, जिसको समझ में आ जाएगा वो नंबर पा जाएगा। I1 की वैल्यू 1, I2 की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1 रखोगे, F क्या आएगा? 2 इंटू 10⁻⁻7। अब इसी में तुमको बताना है कि जिस इक्वल करंट के लिए वायर को 1 मीटर रखने पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो 2 इंटू 10⁻⁻7 आ जाए, वही करंट कौन सा होगा? 1 एम्पियर होगा। पैरेलल होना चाहिए, हाँ, वही करंट कौन सा हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। बोलो लॉक करूं क्या? ठीक है ना, तो बस करो। इसका नेक्स्ट क्लास हमारी जो भी होगी, यानी कल, कल मेरी जो क्लास होगी उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सारी रिकॉर्ड क्लास है, मैं आज की भी रिकॉर्डिंग, कल की भी रिकॉर्डिंग अभी भेज देता हूँ। हाँ, कल अगर मेरे स्कूल में छुट्टी हुआ तो सुबह ही हो जाएगी। प्रैक्टिकल है, चलो तो शाम को हो जाएगी, कोई बात नहीं। अरे कल तो आफ्टर पार्टी भी है आपकी, 6:30 तक, ठीक है, 6:30 तक।